हेलो एस्पिरेंट्स। आज के इस इंटेंसिव रिवीजन सेशन में हम दल बदल कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ की पूरी पॉलिटी को डीकोड करने वाले हैं। एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक कह सकते हैं कि एक दम हॉट फेवरेट है और इससे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए सीधा काम की बात पर आते हैं। जरा सोचिए, एक नेताजी हैं, मान लेते हैं राम। वो पार्टी ए की टिकट पर उनकी विचारधारा और वादों के आधार पर जनता से वोट मांगते हैं। जनता भरोसा करके उन्हें चुनाव जिता भी देती है, लेकिन चुनाव जीतते ही वो रातों रात पार्टी बी में चले जाते हैं। अब आप ही बताइए, उस जनता के वोट का क्या मतलब रह गया? कुछ नहीं ना। इससे तो लोकतंत्र सीधा सीधा कमजोर होता है। बस इसी खरीद फरोख्त या हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने और सरकारों को गिरने से बचाने के लिए ही भारत में दल बदल कानून लाया गया था। आज के इस विश्लेषण का ब्लूप्रिंट बहुत ही क्लियर है। हम संवैधानिक ढांचे से शुरू करेंगे, फिर नियम और अपवाद देखेंगे, सदस्यों के प्रकार की तुलना करेंगे, उसके बाद न्यायिक समीक्षा और कमिटियों के सुधार पर बात करेंगे। और हाँ, एंड में एक रैपिड फायर PYQ रिवीजन ब्लास्ट भी होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, संवैधानिक ढांचा या द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। देखिए, इस कानून का जो बेस है ना, वो मुख्य रूप से 2 आर्टिकल्स पर टिका है। एक है आर्टिकल 102, जो सीधे तौर पर केंद्र में सांसदों यानी MPs के डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है, और ठीक इसके पैरेलल में है आर्टिकल 191, जो राज्यों में विधायकों यानी MLAs के लिए बिल्कुल वही अयोग्यता के आधार तय करता है। मतलब सेंटर के लिए 102 और स्टेट के लिए 191। ये जोड़ी एग्जाम के नजरिए से एकदम क्रूशल है, इसे जरूर याद रखिएगा। अब एक बहुत ही कॉमन सवाल आता है कि इस कानून की पूरी डिटेल्स आखिर है कहाँ? तो जवाब है 10वीं अनुसूची यानी 10th शेड्यूल। और मजे की बात यह है कि ओरिजिनल संविधान में था ही नहीं, इसे बहुत बाद में जोड़ा गया, स्पेसिफिकली 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए। तो ये 3 चीजें ना एक साथ दिमाग में बिठा लीजिए, दल बदल कानून, साल 1985 और 52nd अमेंडमेंट। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, नियम और अपवाद यानी रूल्स एंड एक्सेप्शंस। तो अयोग्य होने की मेनली 2 शर्तें हैं। पहली, स्वेच्छा से पार्टी की मेंबरशिप छोड़ देना। अब यहाँ कैच ये है कि मेंबरशिप छोड़ने का मतलब सिर्फ लिखित इस्तीफा देना नहीं होता, ये कंडक्ट या व्यवहार से भी तय होता है। मतलब अगर कोई MLA लगातार किसी दूसरी पार्टी की रैली में जा रहा है और उनका प्रचार कर रहा है, तो स्पीकर ये मान सकता है कि उसने अपनी पार्टी छोड़ दी है। दूसरी शर्त है पार्टी व्हिप को न मानना। व्हिप ना पार्टी का एक सख्त और बाध्यकारी आदेश होता है। अगर पार्टी ने कहा है कि बिल के फेवर में वोट करना है और कोई अगेंस्ट में कर दे या वोटिंग के दिन गायब रहे, तो समझ लीजिए इसकी सदस्यता गई। लेकिन रुकिए, यहाँ कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जहाँ से एग्जाम में बहुत ट्रिकी सवाल बनते हैं। चलिए पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर करते हैं। पहले एक स्प्लिट रूल हुआ करता था, जिसमें अगर 1/3 सदस्य पार्टी छोड़ते तो उसे एक वैलिड विभाजन मान लिया जाता था। लेकिन इसका भारी मिसयूज होने लगा, इसलिए 2003 में आया 91वां संविधान संशोधन, जिसने ये स्प्लिट वाला रूल पूरी तरह खत्म कर दिया। अब जो नया रूल है उसे वैलिड मर्जर रूल कहते हैं। इसके तहत डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए कम से कम 2/3 यानी 2/3 सदस्यों का दूसरी पार्टी में विलय या मर्ज होना जरूरी है। अगर नंबर इससे कम हुए तो सबके सब अयोग्य हो जाएंगे। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, सदस्यों के प्रकार की तुलना, मेंबर टाइप्स कंपेयर्ड। ये टेबल रिवीजन के लिए एक रियल गेम चेंजर है। देखिए, 3 तरह के सदस्य होते हैं। पहले, पार्टी से जुड़े सदस्य, ये तो सीधे सीधे अयोग्य होंगे अगर पार्टी छोड़ें या व्हिप तोड़ें। दूसरे हैं निर्दलीय यानी इंडिपेंडेंट सदस्य। अब अगर कोई बिना किसी पार्टी के चुनाव जीतता है और जीतने के बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए तो वो तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और तीसरे हैं मनोनीत या नॉमिनेटेड सदस्य। इनके लिए एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइमलाइन है। इन्हें कोई भी पार्टी ज्वाइन करने के लिए शुरुआत के 6 महीने का टाइम मिलता है। लेकिन अगर ये 6 महीने खत्म होने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हुए तो सदस्यता तुरंत खत्म। ये 6 महीने वाला फैक्ट एग्जाम्स का बहुत ही फेवरेट सवाल है। चलिए अब देखते हैं सेक्शन 4, न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू के कुछ लैंडमार्क केसेस। दल बदल के मामलों में जो फर्स्ट और मेन डिसीजन होता है ना, वो हमेशा लोकसभा या विधानसभा के स्पीकर का होता है। लेकिन क्या स्पीकर का फैसला ही अंतिम सच है? बिल्कुल नहीं। यही एंट्री होती है 1992 के ऐतिहासिक किहोतो होलोहान केस की। ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है।
सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत ही क्लैरिटी से कहा कि फैसला सुनाते वक्त स्पीकर एक ट्रिब्यूनल की तरह काम करता है और इसीलिए उनके फाइनल डिसीजन का जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा बिल्कुल हो सकती है। हाँ, अदालतें दखल दे सकती हैं, लेकिन स्पीकर का अंतिम फैसला आने के बाद, उससे पहले नहीं। अब शिफ्ट करते हैं सेक्शन 5 पर, समितियां और सुधार, कमिटीज एंड रिफॉर्म्स। अब देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और इस मुद्दे को न्यूट्रल होकर समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ इस कानून के बहुत फायदे हैं। ये सरकारों को गिरने नहीं देता, जिससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, हॉर्स ट्रेडिंग रोकता है और पार्टी में डिसिप्लिन बनाए रखता है। लेकिन इसके क्रिटिक्स भी हैं। कई लोगों का मानना है कि ये कानून सांसदों और विधायकों की व्यक्तिगत इंडिपेंडेंस को कमजोर कर देता है। मतलब उन्हें अपनी राय के खिलाफ जाकर भी पार्टी की लाइन माननी पड़ती है, जिससे डिबेट्स की क्वालिटी घट जाती है। और हाँ, स्पीकर के फैसले में राजनीतिक बायस या पक्षपात का रिस्क तो हमेशा बना रहता है। स्टेबिलिटी वर्सेस फ्रीडम, यही इस पूरे मुद्दे की जड़ है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई कमेटियां बनी, जिनमें दिनेश गोस्वामी समिति की रिकमेंडेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कमेटी ने बोलने की आज़ादी को बचाने के लिए एक बहुत ही शानदार सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि भाई, हर छोटे मोटे वोट पर दल बदल कानून मत लगाओ। इसे सिर्फ बहुत ही हाई स्टेक्स मामलों तक सीमित रखो, जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन या फिर मनी बिल्स। कहने का मतलब ये है कि जब सरकार गिरने का खतरा हो, सिर्फ तभी व्हिप लागू होना चाहिए। बाकी टाइम में मेंबर्स को अपनी मर्जी से वोट करने की पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। और अब आ गए हैं हम अपने आखिरी सेक्शन पर, 6 फाइनल रिवीजन ब्लास्ट। चलिए फटाफट इन टॉप PYQ पॉइंट्स को अपनी मेमोरी में लॉक कर लेते हैं। पहला, एंटी डिफेक्शन लॉ का सीधा मतलब है 52nd अमेंडमेंट 1985। दूसरा, ये 10वीं अनुसूची में है। तीसरा, इसके आर्टिकल्स हैं 102 और 191। डिसीजन कौन लेगा? लोकसभा या विधानसभा का स्पीकर। कि हो तो होलोहन केस का मतलब है कि जुडिशियल रिव्यू लागू होगा। और लास्ट में 2003 का 91वां संशोधन, जिसने स्प्लिट रूल को खत्म किया और 2/3 यानी 2/3 मर्जर को वैलिड बनाया। बस इतना याद रख लिया तो समझो इस टॉपिक का कोई सवाल नहीं छूटेगा। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। कानून अपनी जगह है और ये लोकतंत्र को स्थिर बनाने का काम करता है, लेकिन हमारी राजनीति भी लगातार बदल रही है। ऐसे में क्या स्पीकर की जगह सुप्रीम कोर्ट को ही दल बदल के मामलों का फैसला करना चाहिए? सोचकर देखिए, इसके क्या नतीजे हो सकते हैं। क्या इससे पक्षपात पूरी तरह खत्म हो जाएगा या फिर हमारी अदालतें रोजमर्रा की राजनीति में उलझकर रह जाएंगी? भारतीय लोकतंत्र के इस डेवलप हो रहे पहलू पर आप सभी को गहराई से जरूर सोचना चाहिए। आज के इंटेंसिव रिवीजन सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसे ही पूरी एनर्जी के साथ सीखते रहिए।